नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंथा। प्यारे दोस्तों, हम कर रहे हैं सीटेट में पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को, जो बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, यह ज्योग्राफी के है क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्किप न करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इसे दोस्तों तक शेयर कर लेना। और इसी तरह की सीरीज को देखने के लिए चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। इससे पहले क्या है, ज्योग्राफी के भी बना दिए गए हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बना दिए गए, उसको जरूर देख लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या प्ले लिस्ट से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में आपकी आती है। तो वाष्पीकरण आती है, या संघनन आती है, या वर्षण आती है। तो ये तीनों आती है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन है कि निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है। तो सोडियम क्लोराइड का है। आप सभी जानते हैं कि महासागरों एवं समुद्रों का जो जल है वह क्या होता है, लवणी होता है। इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड यानी खाने का जो नमक होता है, लवणता यानी कि 1000। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि 1000 क्या है ग्राम जल में मौजूद नमक की जो मात्रा होती है, महासागर की औसत लवणता जो है 35 ग्राम प्रति हजार होती है। ठीक है, यानी कि प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, इजराइल के मृत सागर में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यानी कि ये जो क्लास 7 की ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको इस क्लास 7 की ज्योग्राफी आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या आप सीटेट में मिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे कहते हैं ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे कहते हैं भाटा। ठीक है, तो ये दिन में 2 बार नियम से ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो जब क्या है, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक छेद में होता है। देखिए आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कि जब विहर यानी कि ज़्यादा ज्वार आने की जो है सही स्थिति क्या होती है, तो आपको पता नहीं चाहिए कि जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक छेद में होता है तब वृहद ज्वार अब आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से क्या कहा जा रहा है कि वृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं। तो ये दोनों दिनों में आते हैं, नहीं पूर्णिमा के दिन भी आता है, अमावस्या के दिन भी आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, उच्च ज्वार आता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार भाटा आता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये आपका पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से लाभ क्या उच्च ज्वार से होते हैं। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी सहायता है। बिल्कुल है। इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा कथन सही हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि उच्च ज्वार क्या है, नौ संचालन में सहायक होते हैं। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यह जहाज को क्या बंदरगाह तक भी पहुंचाने में सहायक होते हैं। और उच्च ज्वार से क्या मछली पकड़ने में भी काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, क्योंकि उच्च ज्वार के कारण क्या होती है, मछलियाँ जो होती हैं तट के किनारे आ जाती है, जिससे क्या है मछली पकड़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। आपको देखिए यहाँ पर असत्य पूछा जा रहा है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपसे गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। जैसे मान लीजिए ये आपके क्या है ग्लोब हो गया, तो ये आपका भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री पे। तो देखिए भूमध्य रेखा से जो भी धाराएं
प्रवाहित होती हैं ये गर्म जलधारा होती है। अगर इधर से डायरेक्शन इसका इसकी तरफ होगा ध्रुव की तरफ तो ये क्या गर्म जलधारा होगी, ठीक है। यानी कि ध्रुव भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जो भी जलधारा जाती है वो गर्म जलधारा होती है। यानी कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जो भी जलधारा आती है वो क्या है, ठंडी जलधारा आती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन आप देख लेंगे, ठीक है, आपकी किताबों में दिया होगा। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जो भी जलधारा जाती है वो गर्म जलधारा होगी और ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जो भी जलधारा आती है वो ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा कहा जा रहा ठंडी धाराएं जो ध्रुवों या अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा कि लेब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्णकटिबंधीय जलधारा है, तो ये आपका गलत है। तो आपसे गलत वाला ही पूछा है, ठीक है, क्योंकि जो होता है कि लेब्राडोर जो जलधारा है ये गर्म नहीं, ये क्या ठंडी जलधारा होती है। लेब्राडोर जो है एक का ठंडी जलधारा है, तो इसे भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, ये गर्म जलधारा है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि लेब्राडोर क्या है, ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य पालन का क्षेत्र माना जाता है। तो जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वह क्षेत्र होता है सर्वोत्तम। यानी वह क्षेत्र जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वह मछली पालन के लिए क्या सर्वोत्तम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सुनामी शब्द की उत्पत्ति है, कभी देखो ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुनामी जो है शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये जापानी भाषा से हुई है, ठीक है। तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय जो नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि आपने देखा था कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण क्या है, बहुत सारे विनाश हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है, तापमान पर या नमी पर या मिट्टी की परत की मोटाई पर या वन्य जीव पर। तो ये सारी निर्भर जो करती है तापमान, नमी या मिट्टी की परत की मोटाई पर। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पर कथन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन अगला देख रहा है, ध्यान से देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय कटिबंध के पास पाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा कि इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं तक पहुँच पाता, तो ये भी बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। चौथा क्या कि इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं, तो ये आपके गलत हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है और ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है और इसके ऊपर एक 23.5 डिग्री पर भी एक क्या होती है, कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा, ठीक है। ये क्या है आपके कर्क रेखा मान लीजिए हो गई, ठीक है। यह मकर रेखा हो गया आपका, ठीक है। यह आपका क्या भूमध्य रेखा हो गया। तो आप कर्क रेखा मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र होता है ना, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी यहाँ का तापमान अधिक गर्म होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं क्योंकि हमेशा हरे भरे होते हैं, इसलिए सदाबहार वन बोलते हैं। और हमेशा बारिश होती रहती है इसलिए इसको वर्षा वन भी बोलते हैं। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं सारे पत्ते अपने एक साथ नहीं गिराते हैं, ठीक है, इसलिए इनको सदाबहार वन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, क्या कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन सत्य हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा कथन सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं ये आपके पर्णपाती वन ही होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पूर्वक पढ़ना आपको, ठीक है। पहला है कि ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा कहा जा रहा है कि ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तीसरा कि इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों जो कथन है ये किसके बारे में कहा जा रहा है, किसकी विशेषता आपको बताना है, ठीक है।
यानी यह किस वन की विशेषता है? तो यह क्या शीतोष्ण सदाबहार वन की विशेषता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कहा जा रहा है कि शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य है, आपको बताना है। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस प्रकार के वन अधिकांश महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगला कहा जा रहा है कि इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, कि किस प्रकार के वन प्रदेश को क्या विश्व का फलोद्यान कहते हैं। देखिए ये भी पूछा जाता है। तो ये आपके क्या है, भूमध्य सागरीय वन को कहते हैं विश्व का फलोद्यान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महाद्वीपों के, ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे, कि महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी भाग में या पूर्वी भाग में या दक्षिणी पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में। तो यह जो पाई जाती है पश्चिमी भाग में और आपके दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, कि शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो शंकुधारी जो वन है उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों यानी कि 50 से 70 डिग्री में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं, तो ये गलत है। अगला है कि शंकुधारी वनों को टैगा वन भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है क्या है, कि उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है यह क्या शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ पर क्या पहला, ध्यान देंगे आप, यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको गलत बताना था। तो ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय घास स्थल आमतौर पर छोटे होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, गलत पूछा था, तो गलत आंसर में आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शीतोष्ण जो है घास स्थल जो है मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, क्या कहा जा रहा है, कि शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, सही है। दूसरा, यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। तो यह उपयुक्त विशेषता है किस क्षेत्र के संदर्भ में कही गई है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में कही गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कि नीचे दिए गए घास स्थलों पर आपको क्या विचार करना है। ठीक है, कि सवाना, वेल्ड, कंपोस्ट, लानोस, तो यह उपयुक्त में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। तो ये आपके पहला है, तीसरा है और आपके चौथा है। यानी कि घास स्थल आपके क्या है, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, पहला, तीसरा, लानोस, ये क्या उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर
अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप कि निम्नलिखित घास स्थलों में से शीतोष्ण के कौन से उदाहरण हैं। ठीक है, पैम्पास है कि प्रेयरी है कि वेल्ड है कि स्टेपी है कि डाउन्स है। तो ये सारे क्या है, घास स्थल आपके क्या है, शीतोष्ण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपको जान लेना है कि जो पैम्पास होता है ये कहाँ पर है। तो पैम्पास यानी अर्जेंटीना, यानी कि पैम्पस पढ़ते हैं जब अर्जेंट होता है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे आप टिक बन लेंगे। ये क्या अर्जेंटीना में आपके हैं। ठीक है, पैम्पास। और आपके जो प्रेयरी है ये कहाँ पर है, आपके उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, तो प्रेयरी क्या है, उत्तरी अमेरिका में आपका हो जाएगा। वेल्ड आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में हो जाएगा। दक्षिणी आपके ये अफ्रीका में वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टेपी आपका क्या हो गया, मध्य एशिया में आपका हो जाएगा। स्टेपी मध्य एशिया में आपका क्या हो जाएगा, डाउन्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो जाएगा। तो घास स्थल के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हमने एक छोटे से प्रयास के द्वारा इसको भी कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।